नमस्कार दोस्तों, मैं बंकिम तायलर नवसारी गुजरात से हूं और प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली की ओर से H1 2020 की रिजल्ट एनालिसिस की जो श्रृंखला है उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लाइफ इंश्योरेंस की HDFC लाइफ कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका वर्किंग मॉडल क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। तो जनरली कैसे होता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें से कुछ पॉपुलेशन कुछ प्रीमियम पेड करके अपने आप को सिक्योर करती है। उसके बाद जो प्रीमियम कलेक्शन हुआ है और जो आदमी ने प्रीमियम देके सिक्योर हुआ है उसमें से कुछ परसेंटेज लोग को क्लेम करने की जरूरत पड़ती है, तो वो क्लेम करते हैं। तो जो क्लेम किया है उसको जो हमने जो प्रीमियम पूरा जो कलेक्ट किया है उसमें से क्लेम को पास करके उसको अमाउंट पेड करते हैं और बाद में जो कुछ छोटी अमाउंट जो बचती है वो प्रॉफिट के रूप में रहती है। ये एक सिंपल सिनारियो है। अब हम उसका लाइफ इंश्योरेंस का ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो 2021 में 2880 बिलियन यूएस डॉलर का उसका रेवेन्यू था, जो 2025 तक 3519 यूएस बिलियन का रहने की पूरी संभावना है, जो 5.1% CAGR का है। ये तो रहा ग्लोबल सिनेरियो, लेकिन हम इंडिया का सिनेरियो की बात करें तो इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो 10% CAGR से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ग्लोबली वो जो सेक्टर है वो 5% से बढ़ रहा है और इंडिया में वो 10% से बढ़ रहा है। तो 10% से जो बढ़ रहा है तो वो कैसा उसका करंट सिचुएशन है वो देखते हैं। 10% से बढ़ने के बाद भी जो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी फिलहाल सिर्फ 3.2% का पेनिट्रेशन इंश्योरेंस में है। जो दूसरी बड़ी डेवलप कंट्री है जैसे कि हांगकांग है, US है, ताइवान है, जापान है, वहां पे हमारे से कई गुना ज्यादा है। वही चीज जो हम देखें तो इंडिया के अंदर ये जो पेनिट्रेशन का जो गैप है उसकी वजह से हमारे यहाँ उसका पोटेंशियल जो गैप है वो 83% का है। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पे कम पेनिट्रेशन है और यहाँ पे जो ज्यादा ग्रोथ की जो जगह है तो उसका फायदा कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा वो भी हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो गैप है वो फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो डेटा है वो हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 21 पर तक 15% CAGR से ग्रोथ हुई। तो और 2021 से लेके 2026 तक ये 17 से 18% CAGR से ग्रोथ हुआ और आने वाले दिनों में ये कम से कम 13 से 15% के परसेंटेज का ग्रोथ से बढ़ेगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। ये हुआ एक न्यू बिजनेस ग्रोथ। तो उसका फायदा कैसे किसको होगा वो देखते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर दो टाइप के प्लेयर होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर जिसको हम LIC बोलते हैं और दूसरा है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे 2024 में प्राइवेट सेक्टर के पास सिर्फ 15% का बिजनेस था और LIC पब्लिक सेक्टर के पास 85% का था, जो 2020 तक आते आते माइग्रेट होके प्राइवेट सेक्टर का 15 से लेके 56% तक का हो गया और पब्लिक सेक्टर का जो 85% का था वो 44% का हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे और भी एक डेटा है जो हमें दिखा रहा है कि 2016 के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है वो नॉन स्टॉप पब्लिक सेक्टर को आउट परफॉर्म करके बिजनेस को एग्रेसिवली अपना बढ़ा रहा है। अब हम देखें कि दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर टोटल लिस्टेड प्लस अनलिस्टेड मिलाकर 24 कंपनियां हैं और IRDA का 2021 का रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे ये 24 कंपनी की पेड अप इक्विटी ऑलमोस्ट 28,000 की, AUM 44,79,000 का और पेनिट्रेशन 2.69 to 3.20% तक था। और उसका जो 24 कंपनी का जो प्रीमियम कलेक्शन है वो प्रीमियम कलेक्शन 6,28,000 का था, जो उसके अगले साल के मुकाबले 23.73% का CAGR से बढ़ा था और इन्वेस्टमेंट इनकम 4,66,000 थी। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे भी हम दो चीज देखते हैं कि एक है गवर्नमेंट LIC और एक है प्राइवेट। तो LIC का जो प्रीमियम कलेक्शन था वो 4,03,287 करोड़ का था और उसका जो प्राइवेट सेक्टर जरा प्रीमियम कलेक्शन था वो 2,25,000 करोड़ का था और यहाँ पे क्लेम 3,98,000 करोड़ का और प्रॉफिट 8,600 करोड़ का था। दोस्तों, ये तो एक लेटेस्ट जो
सेक्टर का क्या सिनारियो है उसकी हमने आइडिया लिया। यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप देखिए, एएमयू और प्रॉफिट जो हम आगे की स्लाइड में कंपेयर करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि ये 24 कंपनी में से हमारे पास तो सिर्फ 6 कंपनियां ही लिस्टेड है। तो 6 जो कंपनियां लिस्टेड है उसका एएमयू की बात करें तो उसका एएमयू 6 कंपनी का इस साल 2022 में 53.78 लाख करोड़ का है। जो हमने आगे जो स्लाइड देखी उसके अंदर देखा कि हमने 24 कंपनी का जो एएमयू था उससे भी ज्यादा है। मतलब ये जो कोरोना के बाद अभी एग्रेसिवली यहाँ पे काम हो रहा है। और वहीं पे एएमयू की बात करें तो टोटल जो ये 6 कंपनी का एयूएम है उसमें 80% का एएमयू एलआईसी का है, एचडीएफसी का 3.8% का और एसबीआई का 5% का है। अब हम आगे मार्केट कैप की बात करें तो एलआईसी और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों का मिला के जो मार्केट कैप की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 7,69 करोड़ का है। तो उसमें 51% का हिस्सा मतलब एलआईसी का है। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का में हम एलआईसी को नहीं काउंट करेंगे, जिसमें हम एसबीआई, एचडीएफसी लाइफ, प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल उसको तो उसका 3,74 करोड़ का है, जिसमें ऑलमोस्ट 35% का एसबीआई का है और 31% का एचडीएफसी का है। अब हम सेल्स में हिस्सेदारी की भी देख लेते हैं। तो टोटल सेक्टर जो पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो उसका सेल्स रेवेन्यू 6,24,000 का है। उसमें 68% का हिस्सा एलआईसी का है। और हम प्राइवेट प्लेयर की बात करें तो प्राइवेट प्लेयर का जो सेल्स रेवेन्यू है, मतलब सेल्स रेवेन्यू यहाँ पे नेट प्रीमियम इनकम जिसको हम सेल्स रेवेन्यू बोलेंगे, वो 1,95,000 का है, जिसमें एसबीआई का 30% और एचडीएफसी लाइफ का 24% का है। अब हम प्रॉफिट में शेयर की भी बात करें तो टोटल लिस्टेड कंपनी के सेक्टर का जो प्रॉफिट देखे तो ये 9,729 करोड़ का है। जो हमने आगे वाली स्लाइड देखी जिसके अंदर टोटल 24 कंपनी का जो प्रॉफिट था वो करीबन 8,800 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे इस बार देखे तो 6 कंपनी का ही प्रॉफिट ज्यादा है 24 कंपनी के मुकाबले। और उसके अंदर 42% का हिस्सा एलआईसी का है। और हम यदि उसमें से प्राइवेट कंपनी का जो अलग से डेटा का स्टडी करें तो प्राइवेट कंपनी का टोटल प्रॉफिट 5,600 करोड़ का है, जिसमें एसबीआई का 27% है और एचडीएफसी लाइफ का 24% का है। अब हम ये कंपनियों को क्वालिटी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी एनालिसिस के अंदर लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी सब देखेंगे। लिक्विडिटी रेशियो में हम नेट प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशियो और परसिस्टेंसी रेशियो जो 5 साल के बाद प्रीमियम की कंसिस्टेंसी दर्शाता है वो देखेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो भी देखेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, मतलब कंपनी के अंदर इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका कितना गुना उसको मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी की जो टोटल इक्विटी है उसका कितना परसेंटेज रिटर्न आ रहा है। और रिटर्न ऑन एसेट जो उसकी जो एसेट है उसका कितना परसेंटेज रिटर्न आ रहा है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन एलआईसी का 1% है, एसबीआई का 2.6% है, एचडीएफसी लाइफ का 2.8%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 2.1 और यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल का ये जो 7.7 अपने को दिख रहा है वो पर्टिकुलर इस साल है, अदरवाइज हर साल उसका कोई इतना बड़ा नहीं है। वहीं पे करंट रेशियो की बात करें तो जिसका करंट रेशियो जनरली 2 से ऊपर है उसको हम कंफर्टेबल मानते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनी का जो रेशियो है वो यहाँ पे दिख रहा है। और परसिस्टेंसी रेशियो की जो बात करें तो 61 मंथ मतलब 5 साल के बाद उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है वो दर्शाता है। तो एलआईसी की 61% है, एसबीआई की 49.48% है, एचडीएफसी 54% है, आईसीआईसीआई 54% की परसिस्टेंसी रेशियो है। अब हम सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो सॉल्वेंसी रेशियो एलआईसी का 1.85, एसबीआई का 2.5, एचडीएफसी का 1.76 और आईसीआईसीआई 2 का है। जनरली 1.5 के ऊपर का सॉल्वेंसी रेशियो एक अच्छा रेशियो है जो यहाँ पे है। आगे हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी को पहले देखते हैं तो वो एलआईसी का सिर्फ 0.7% है, एसबीआई का 1.5 है, एचडीएफसी का 0.6 है, प्रूडेंशियल आईसीआई का 0.5 है, आदित्य का 0.7 है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी के भी देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हम 15 से 20% के ऊपर वो अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे एलआईसी का 36% है, एसबीआई का 13% है, एचडीएफसी लाइफ का 8.5% है, आईसीआईसीआई का 8.3% है, आदित्य बिरला का 10% है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज है कि एलआईसी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा दिख रहा है उसकी वजह क्या है।
तो उसी के लिए हमने यहाँ पे एक रिजर्व का भी स्लाइड देखा है, तो वो टाइम पे हम बात करते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो LIC का रिटर्न ऑन एसेट 0.1% है, SBI का 0.6 है, HDFC लाइफ का भी 0.6 है, ICICI प्रूडेंस का 0.3 है, आदित्य बिरला का 1.2 है और मैक्स इंडस्ट्री का 0.3 है। यहाँ पे LIC का रिजर्व 4,919 ही है, तो उसी की वजह से ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो LIC का है वो ज्यादा दिख रहा है। एक्चुअली देखने जाओ तो LIC जैसी बड़ी कंपनी और लंबा काम करती है, लंबा उसका प्रीमियम रेवेन्यू है, तो उसका रिजर्व भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये एक मेरे हिसाब से एक माइनस पॉइंट है, तो हम उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके कंपैरिजन में जो HDFC लाइफ और SBI लाइफ जो है उसका रिजर्व भी अच्छा है और टाइम पीरियड भी उसने कम पास किया है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि उसका IPO आया हुए 5-7 साल हुए। तो यहाँ पे हम ये तो देख लिया तो हम कि सब तरह से देखें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर HDFC लाइफ एक ध्यान रखने जैसी कंपनी है। तो HDFC लाइफ का हम थोड़ा हिस्ट्री देख ले तो HDFC लाइफ, HDFC हाउसिंग और अर्बन जो मॉरिशस होल्डिंग कंपनी है उसने एक प्रमोट किया था। ये जो HDFC लाइफ कंपनी है उसकी बिहेवियर एनालिसिस की भी हम बात कर लेते हैं कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो HDFC लाइफ ने लास्ट 13 ईयर में 17.8% CAGR से 8.4 टाइम सेल्स ग्रोथ किया, मतलब नेट प्रीमियम इनकम जो है वो इतना गुना उसने बढ़ाया। प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में 17.2% CAGR से 4.9 टाइम्स प्रॉफिट ग्रोथ किया। और हम रिजर्व की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में 51.29% CAGR से 62.8 टाइम रिजर्व ग्रोथ हुआ है। और मार्जिन, तो मार्जिन उसका एक 4.5 से 5% मार्जिन पे वो कांस्टेंट काम कर रहा था, लेकिन फिलहाल ये कोरोना की वजह से जो क्लेम ज्यादा आए और उसकी वजह से अभी फिलहाल थोड़े मार्जिन टूटे हुए हैं वो, लेकिन वो एक टेम्पररी फेज है। उसकी प्राइस पे क्या इफेक्ट आई और हमें क्या मिला वो भी हम देखते हैं। तो कंपनी का 2017 में नवंबर में उसका IPO आया था, वो टाइम का हम ओपन प्राइस देखे तो वो 306 रुपीज का था और 2021 का क्लोजिंग प्राइस 648 रुपीज का था और फिलहाल वो ऑलमोस्ट 550 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक ग्रोथ देखने को मिलता है। उसके साथ कंपनी ने जो अपने डिविडेंड के रूप में जो रुपया दिया उसी को भी हम ध्यान में रखें तो कंपनी ने अब तक 8.21 रुपीज पर शेयर का टोटल डिविडेंड दिया है और लास्ट ईयर जो डिविडेंड है वो 2.02 रुपीज पर शेयर का दिया था। तो अब हम उसका करंट ट्रेंड का भी सिनेरियो देख लेते हैं। तो दोस्तों H1 2022 का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर कंपनी ने सेल्स ग्रोथ 20% का, प्रॉफिट ग्रोथ -30% का और मार्जिन 3% का दिखाया था। जो 9 मंथ में भी सेल्स ग्रोथ 24% का, मार्जिन -21% का, प्रॉफिट ग्रोथ -21% का और मार्जिन 2.6% का था। जो ये साल पूरा हुआ वो टाइम पे सेल्स ग्रोथ 23% का, प्रॉफिट ग्रोथ -2% का और मार्जिन 2.8% का था। तो यहाँ पे एक चीज अपने को देखने को मिल सकती है कि 9 मंथ से लेके ईयर एंड तक जो प्रॉफिट ग्रोथ में जो कमी थी वो बहुत हद तक कवर हो गई और उसके बाद Q1 में तो उसने पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दिया और सेल्स ग्रोथ 31% का, प्रॉफिट ग्रोथ 22% का, मार्जिन 3.3% का रहा। और अभी फिलहाल जो उसका जो रिजल्ट आया H1 2022 का उसके अंदर कंपनी ने 21% का सेल्स ग्रोथ, 27% का प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन 3% का मेंटेन किया। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम 2023 का ईयर एंड में सेल्स ग्रोथ 15% का, मार्जिन 20% का और प्रॉफिट 3% का एक्सपेक्टेशन देखेंगे। यहाँ पे EPS ट्रेंड भी देखे तो लास्ट ईयर का जो रियल EPS था वो 6.5 रुपीज का था, जो अभी का ट्रेल EPS 6.93 रुपीज का है और हम फॉरवर्ड EPS 7.8 रुपीज का दिखते हैं। तो ये भी एक अप ट्रेंड है। तो अब हमें उसके अंदर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम कॉस्टिंग को भी देखते हैं कंपनी का। तो कॉस्टिंग का फैक्टर देखने से पहले हमें एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि H1 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेट प्रीमियम इनकम जिसको हम सेल्स ग्रोथ बोलते हैं वो 21% का ग्रोथ था, लेकिन टोटल इनकम का जो ग्रोथ है वो -16% का था, प्रॉफिट ग्रोथ 27% का था और एक्सपेंसेस का जो ग्रोथ है वो -16.5% का था। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल इनकम ग्रोथ जो -16% दिख रहा है उसकी वजह क्या है वो भी हमें जानना जरूरी है। तो दोस्तों
यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो दो प्रकार से आती है। एक होता है प्रीमियम इनकम और दूसरा होता है उसका इन्वेस्टमेंट इनकम। तो यहाँ पे जो कंपनियों की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसके अंदर काफी डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसी की वजह से यहाँ पे टोटल इनकम में डिग्रोथ दिख रहा है। बाकी यहाँ पे एक्सपेंसेस ग्रोथ भी कंपनी ने अच्छी तरह से मेंटेन किया है जो -16.5% का है। और उसी के अंदर ये जो खर्चे हैं उसका कितना परसेंटेज शेयर है वो देखे तो मैक्सिमम जो शेयर है वो पॉलिसी होल्डर का बेनिफिट का है जो 65% का है। और उसका जो ग्रोथ है वो 34% से हुआ है। जो उसकी रेवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पे 21% है, उसके मुकाबले ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चीज क्या है कि उसका जो क्लेम का जो परसेंटेज है वो 18.5% का था और उसका जो ग्रोथ है वो डिग्रोथ हुआ, -69% हुआ। मतलब क्लेम काफी कम हो गए कोरोना के बाद। तो उसका बेनिफिट हमको देखने को मिल रहा है और उसी की वजह से यहाँ पे अपने को प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा और एक्सपेंसेस ग्रोथ कम दिख रहा है। अब हम आगे ये सिनेरियो को देखते हुए एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कंपनी शॉर्ट टर्म में 15% सेल्स ग्रोथ, 20% का प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन 2.96% का मेंटेन करेगी। और लॉन्ग टर्म में कंपनी 15% का सेल्स ग्रोथ, 15% का प्रॉफिट ग्रोथ और 4% का मार्जिन भी कवर कर लेगी। तो वो पैरामीटर को देखते हुए हम सेल्स का मतलब नेट प्रीमियम इनकम ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन रखे तो फिलहाल 2022 में जो 46,000 करोड़ का था, जो 2023 में 54,000 करोड़ का होगा, जो 2035 आते आते वो ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ तक पहुंचने की पूरी हम उम्मीद रखते हैं। और वो टाइम पे हम मार्जिन की बात करें तो जो फिलहाल 2023 के लिए हम मार्जिन वही 3% का भी रखते हैं। और तो आगे समय जैसे पास होगा एडजस्ट हो जाएगा तो मार्जिन भी वो 4% का कवर कर लेगी। तो ये सेल्स और मार्जिन को मद्देनजर रखते हुए प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 2033 में 1593 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, जो 2035 आते आते वो कंपनी 1,11,922 का प्रॉफिट करेगी। और ईपीएस जो फिलहाल 2023 के लिए हम 7.8 रुपीज का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो 2023 आते आते 58 रुपीज का होगा। और ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए फेयर वैल्यू 2023 में 390 रुपीज की रहेगी, जो 2035 आते ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज की होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों अब हम ये तो सब देख लिया, अब हम हमारे पीयर इन्वेस्टर की क्या पोजीशन है वो भी देखते हैं। तो दोस्तों पीयर इन्वेस्टर में प्रमोटर का जो 2018 में ऑलमोस्ट 80% का हिस्सा था, जो 2022 में 50% का हुआ। और हमने आगे बात किया कि उसका आईपीओ नवंबर 2017 में आया था, तो उसके बाद वो हिस्सा थोड़ा कम भी हुआ। उसके बाद बाकी सब जो सिनेरियो है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे एफपीआई ने मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने जो 2018 में 8.4% का था वो सितंबर 2020 में बढ़ा के 29% तक ले गया। तो ये एक हेल्दी निशानी है। तो अब हमें ग्रोथ भी देख लिया, हमारे पीयर इन्वेस्टर का बिहेवियर भी देख लिया, तो अब हम यदि उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कौन से लेवल पे करना चाहिए वो भी हम टेक्निकल चार्ट से देख लेते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट देखते हुए हम उसकी बाइंग प्राइस ऑलमोस्ट 486 रुपीज और शॉर्ट टर्म टारगेट 722 रुपीज का देख रहे हैं। और हमारे पोर्टफोलियो में 3 से 2% का हिस्सा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो एक स्टडी पर्पज से था। आप कुछ भी सेल या बाई करें तो आप आपके कंसल्टेंट की राय लेके करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। धन्यवाद बंकिम भाई, बढ़िया डेटा स्टडी था और हमने आपको प्रेजेंटेशन से जाना कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अच्छा ग्रोथ करेगी और लाइफ इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ एक कंपनी है जो बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। आप ही के डेटा में हमने ये भी देखा कि एसबीआई लाइफ भी अच्छी है, राइट। तो एसबीआई हो या एचडीएफसी लाइफ हो, यह सब लोग पैसा लगा सकते हैं। हमको एक और जानकारी मिली आपके प्रेजेंटेशन की कि अभी का जो सिनेरियो है वो थोड़ा चैलेंजिंग था। जैसे मैंने आपके डेटा में देखा कि जितना प्रीमियम था उतने क्लेम थे अब तक। तो मतलब इसे कहते हैं ये कंबाइंड रेशियो फेवरेबल नहीं है। कंबाइंड रेशियो मतलब जितना प्रीमियम का इनकम हो रहा है अगर उतना ही क्लेम में चला जाएगा तो बचेगा क्या, बराबर। तो ये क्लेम्स ज्यादा होने की वजह से हमने पिछले 2 साल से कोविड में जो क्लेम है उनकी वजह से एचडीएफसी लाइफ को करेक्शन मोड में देखा है। पर अब आने वाले समय में क्लेम कम होंगे और हम अच्छा ग्रोथ देखेंगे। देखो सेल्स ग्रोथ तो बिल्कुल जोरदार है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट ट्रबल में थे, वो प्रॉफिट भी अभी सुधर जाए, राइट। तो यस,
डेफिनेटली आपने जो पोर्टफोलियो का वेटेज बताया उतना पोर्टफोलियो का वेटेज हम लोग रख सकते हैं। तो इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन बाय बंकिम भाई। तो थैंक यू वेरी मच बंकिम भाई थैंक एंड यू जय हिंद।